विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन हराने जा रहा है। इंडिया गठबंधन लगातार जनता के मुद्दों पर आवाज उठा रहा है, लड़ाई लड़ रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी तानाशाही कर रही है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। तो बहन कुमारी मायावती जी का ये निर्णय बहुत ही निराशाजनक है कि हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी। कि भारतीय जनता पार्टी जिसको सिर्फ 37.8% वोट मिला था 2019 के चुनाव में, उसके खिलाफ ये 62.2% वोट एकजुट हो जाता तो भाजपा को हम 100 सीटों पे समेट देते। जरूरत थी सब मिलकर चुनाव लड़ते। कोई बात नहीं, ये उनके अपने विचार हैं। गठबंधन के बाद जब वो आएंगी चुनाव में, जब हम सरकार गठित कर रहे होंगे, गठबंधन में उनका स्वागत हो। चुनावों में ईवीएम में अधिकांश धांधली व गड़बड़ी किए जाने की मिल रही खबरों से भी बीएसपी के लोग भी काफी ज्यादा दुखी व चिंतित भी हैं। हालांकि ऐसी स्थिति में ये व्यवस्था बाहरी देशों की तरह कभी भी यहाँ खत्म हो सकती है। अब इंडी अलायंस में जो लोग हैं उनकी विचारधारा से बहन मायावती जी की विचारधारा नहीं मिली, तो जो इंडी अलायंस वो भ्रष्टाचारियों का समर्थन कर रहा है। इनके लोगों के यहाँ से घरों के दीवारों में चुने हुए पैसे निकल रहे हैं। हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी आएगी। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी गठबंधन न करके अकेले ही चुनाव इसलिए लड़ती है क्योंकि इस पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व एक दलित के हाथ में है। अब बीएसपी प्रमुख जल्दी ही राजनीति से संन्यास लेने वाली है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है, जबकि मेरी जिंदगी का आखिरी सांस भी पार्टी को मजबूत बनाने में ही लगा रहेगा। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति, खिचड़ी पकती है ना, खिचड़ी। मकर संक्रांति पर एक खिचड़ी सियासी भी पक रही है और उसी सियासी खिचड़ी का आज हम जिक्र करने वाले हैं। अब खिचड़ी की महक महसूस भी हो रही है। उस खिचड़ी पर आए, लेकिन एक पुरानी कहावत आपने सुनी होगी। एक पुरानी कहावत है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के ओर। यह कहावत तो आपने सुनी होगी, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। एक कहावत यह भी है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। तो सवाल यह कि क्या मायावती के इस कदम से कि वो अकेले चुनावी रण में ताल ठोकेंगी, यह साफ हो गया कि अब राजनीतिक कोहरा छट चुका है। राजनीतिक कोहरे से याद आया कि कांग्रेसी अयोध्या में सरयू पर डुबकी लगा रहे थे और डुबकी लगाते वक्त झंडा लहराया गया कांग्रेस का और फिर हो गया बवाल। खैर, वे तस्वीरें भी आपके सामने हैं। बवाल हुआ अयोध्या जाते हुए जब कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराया गया और सरयू में स्नान करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष।
अब आते हैं वापस मायावती पर। सवाल यह है कि किसे फायदा और किसे नुकसान। मायावती के इस ऐलान के बाद मायावती ने एक बड़ा ऐलान किया। सवाल यह नहीं कि बीएसपी कितनी सीटें जीतेगी, किसी के जहन में यह सवाल नहीं कि बीएसपी कितनी सीटें जीतेगी। सवाल तो यह है कि आखिरकार बल्ले बल्ले किसकी होगी। कोई आंसू बहा रहा है तो कोई मोतीचूर के लड्डू बांट रहा है। हाथ वालों ने यानी कि कांग्रेस ने इशारा किया था और कहा था कि हाथी मेरा साथी, लेकिन बहन जी ने कहा नो, हाथी किसी का नहीं साथी, अकेले दम पर एकला चलो। लेकिन क्या इसके पीछे भी कोई चुनावी गणित है क्या दोनों तरफ? क्योंकि हमने कहा कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने की ओर होते हैं। मायावती ने दोनों तरफ विकल्प खुले रखे हैं और इसके पीछे जो तर्क दिया है जरा उसको समझ लेते हैं कुछ आंकड़ों के जरिए, और एक एक करके आंकड़े आपके सामने। 1993 का जिक्र करते हैं जब सपा के साथ गठबंधन हुआ, बीएसपी को कितनी सीटें मिली और सपा को कितनी सीटें मिली। यह आंकड़ा आपके सामने। सपा को ज्यादा 109 सीटें मिल गई। जो बहन जी का तर्क है उसी तर्क के आधार पर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर उसके बाद 1996 का दौर आया, कांग्रेस से गठबंधन हुआ, बीएसपी को 66 और कांग्रेस को 33 सीटें मिलती हैं। फिर उसके बाद 2002 बीएसपी अकेले चुनाव लड़ी, 100 सीटें मिली। अब 2007 का लम्हा आता है और अकेले चुनाव लड़ते हुए बीएसपी ने 206 सीटें जीती, सरकार बनाई। फिर 2014 जब लोकसभा का चुनाव था, 0। अब इन आंकड़ों के इतर एक आंकड़ा और भी दिलचस्प है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन 2019 का आंकड़ा देखिए। समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ, बीएसपी ने 10 सीटें जीती। तब कहा गया कि वोट बीएसपी के पाले में आया। अकेले चुनाव लड़ी महज 1 सीट, किसी ने सोचा भी नहीं था। 2022 में 1 सीट। तो यह तो रहा बहन जी का परफॉर्मेंस कि हाथी किसी का साथी क्यों नहीं बनना चाह रहा। अब इन आंकड़ों के इतर एक आंकड़ा और बेहद दिलचस्प है, वोट प्रतिशत। अब देखते रहिएगा। 2014 करीब 20% वोट समाजवादी बसपा को मिला था, बहन जी को, बीएसपी को। 2019 में भी 20% के आसपास वोट कायम रहा। 2017 का चुनाव देखिए, 22 से 23% के बीच वोट प्रतिशत था। और 2022 में, 2017 के बाद 22 में करीब 13% वोट बहन जी को मिला, मायावती को। इसलिए बहन जी जरूरी हैं। यानी कि वोट प्रतिशत के मामले में सुई 20% के आसपास अटकी हुई दिखाई दी। यह मायावती की ताकत है। अब एक आंकड़ा इसके साथ और भी दिलचस्प है कि लोकसभा के चुनाव में जो दलित वोटर्स हैं वो भी मायावती की एक ताकत है। और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर हम समझें तो 11 सीटों पर 25% से ज्यादा दलित वोटर हैं और 44 सीटों पर 20% से ज्यादा, यानी कि कुल संख्या इसकी 55 सीटें हो जाती है, जहां पर दलित वोट बैंक तय करता है कि वो किसे चुनाव जितवाए। 55 सीटें, सोचकर देखिए। यानी अकेले चलेगा हाथी, इंडिया नहीं है अब उसका साथी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी राहुल गांधी निकाल रहे हैं। उस बीच सवाल खड़ा हुआ किसे फायदा किसे नुकसान, लेकिन दलित वोट का नुकसान, इंडिया गठबंधन होगा परेशान। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं मायावती के कुछ बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आज दिलचस्प चर्चा होगी। मायावती का यह गेम बहुत दिलचस्प है, सियासत की बिसात पर। पहले कुछ बयान सुनिए। में ताजा उदाहरण ये है कि अभी हाल ही में विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है।
तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है कि हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी। और इन्हीं के बलबूते पर ही हमने सन 2007 में यहाँ आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़कर फिर अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई थी। इसलिए अपने इस अनुभव को भी खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी। और अब तो चुनावों में ईवीएम में अधिकांश धांधली व गड़बड़ी किए जाने की मिल रही खबरों से भी बीएसपी के लोग भी काफी ज्यादा दुखी व चिंतित भी हैं। हालांकि ऐसी स्थिति में ये व्यवस्था बाहरी देशों की तरह कभी भी यहाँ खत्म हो सकती है। ऐसे में तो चलिए सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। ये 4 मेहमान आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। दविन प्रमुख साहब बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। मास्टर सुरेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दलित चिंतक हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और साथ साथ भूदेव शर्मा कांग्रेस के युवा चेहरे हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और उत्तर प्रदेश की सियासत को बहुत करीब से समझते हैं। तो मैं शुरुआत सबसे पहले गैर राजनीतिक व्यक्ति यानी कि वरिष्ठ पत्रकार सुनील कौशिक जी से साथ करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, हमें बचपन में पढ़ाया गया कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। कौशिक जी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया लग रहा है। मैं कौशिक जी के पास आऊं, लेकिन भूदेव शर्मा, मेरी आवाज आ रही भूदेव जी? जी, ये सर्दी के मौसम में गर्मी का एहसास क्यों हो रहा है आपको? माथे पर पसीना दिखाई दे रहा है, सब ठीक है? ऑल इज वेल? नहीं चावला जी, आपको दिखाई दे रहा है, हमें तो नहीं दिखाई दे रहा, हमें तो सर्दी लग रही है। अच्छा, सर्दी लग रही है, मुझे लगा कि शायद माथे पर कुछ पसीना है। नहीं नहीं, आपको लग रहा होगा, हमें नहीं लग रहा। अच्छा भूदेव भाई, अगर पसीना आएगा तो एनडीए को आएगा। अच्छा एनडीए को आएगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि वैसे पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी पूछ रहा हूं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं बहन जी के इन तेवरों के बाद? देखिए तिलक जी, पहले तो आपको पैनल में बैठे सभी साथियों को और देशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं कांग्रेस पार्टी की तरफ से और हमारी तरफ से। जी, अब आपने जो सवाल पूछा कि बहन जी या फिर कुछ और, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ तिलक जी कि बहन जी का तो पहले ही क्लियर था, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज देश के लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं, क्योंकि आज जिस तरह की समस्या आप देख रहे हो, राहुल मणिपुर से निकले हैं, हजारों की संख्या में लोग आप जुड़े हुए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल फर्क पड़ता है। जब हम कन्याकुमारी से कश्मीर निकले थे तो कितने निकले थे, लेकिन जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती गई कश्मीर नहीं, बहन जी के आपने कहा हाथी मेरा साथी, बहन जी का नहीं, हाथ के साथ तो नहीं हो सकते। नहीं तिलक जी, देखिए हमने ये कोशिश की कि आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों के साथ जो अन्याय कर रही है, जिस तरह से देश के लोगों को ठगने का काम कर रही है, और आज जो तानाशाही चल रही है, चाहे वो संविधान नहीं, ये नारेबाजी नहीं भूदेव भाई, ये आप कह रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मिनट मैं क्लियर कर देता हूँ ना, मैं क्लियर कर देता हूँ कि फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा। खिलाफ अगर कोई आना चाहता है गठबंधन में तो आ सकता है भूदेव भाई, मैं बता देता हूँ, अगर गलत बोलूंगा तो आप सभी बुद्धिजीवी बैठे हुए, गलत बोलूंगा मैं बताता हूँ फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता आपको, मैं बता देता हूँ। आपके प्रभारी ने कहा, आपके उत्तर प्रदेश के प्रभारी ने कहा कि बहन जी के साथ संपर्क साधा जा रहा है। बिल्कुल आप कह रहे, अब रुक जाइए एक मिनट, मैंने आपकी बात सुनी, आपने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सबसे पहले तय था कि बहन जी क्या करने वाली हैं, लेकिन फिर भी है मिस कॉल मारी जा रही थी, आप ये समझा रहे हो। लेकिन बताता हूं कैसे फर्क पड़ रहा था। प्रमुख साहब, ये बहन जी को कितना भी नजरअंदाज करें, अब कुछ नहीं मिला तो अंगूर खट्टे हैं,
कुछ नहीं मिला तो अंगूर खट्टे हैं। तो बहन जी ने तय तो कर दिया, मगर एक बात महत्वपूर्ण बताना भूदेव शर्मा भूल गए। इन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ 12 तारीख को एक बैठक रखी थी, आप सबको याद होगा। 12 तारीख दिन निर्धारित था, तारीख तय थी, सुबह बोले सुबह, शाम बोले शाम, लेकिन कोई पहुंचा नहीं था। फिर तय हुआ है, किसी की फ्लाइट मिस हो गई, कोई पहुंच नहीं पाया। फिर तय हुआ 15 तारीख, कुछ नहीं था भूदेव भाई, मायावती के सिग्नल का इंतजार कर रहे थे आप लोग, समझे? तो इसलिए मत बोलिए कि पता नहीं था, आप लोग सिग्नल का इंतजार कर रहे थे कि बहन जी सिग्नल दे दे तो फिर उसके बाद करे बात। तिलक जी मैं जवाब दूं? जी तिलक जी देखिए, मैंने पहले ही कहा कि आज अगर इस तानाशाही सरकार के खिलाफ अगर किसी को लड़ना है, हाँ। और हमारे नेता राहुल जी बोलते हैं कि डरो मत, बिना डरे हुए अगर कोई लड़ना चाहता है तो वो इंडिया गठबंधन में आ सकता है। अब अगर अच्छा। मायावती जी डर रही है, अगर उनकी ईडी सीबीआई से डर लग रहा है तो नहीं आएंगी। उफ, बहन जी डर गई। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के लड़े, बहन जी डर गई। दिक्कत नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं। भूदेव भाई बहन जी डर गई। आज किस तरह से वाह। देश के संविधान को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जो लोकतंत्र को जो खतरा उत्पन्न कर रही है जो भारतीय जनता पार्टी, तो उसके खिलाफ आज सभी को मिलकर के लड़ने की जरूरत है देश की जनता के लिए। अगर वो नहीं आना चाहती है तो ये उनकी मर्जी है, लोकतंत्र है। आप भी कह रहे हो बहन जी डर गई, अलग लड़ सकता है। ठीक। कौशिक जी जुड़ गए। कौशिक जी, इस चर्चा की शुरुआत में आपके साथ करना चाह रहा था, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के बयान सुन के थोड़ी बहुत मुझे भी, 2% वाले कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहन जी के आने से जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने पूछा गर्मी में, सर्दी के मौसम में इतना पसीना क्यों भूदेव भाई? कह रहे नहीं बहुत सर्दी है, सरयू में डुबकी लग रही है। मैंने कहा था कि काम अजय राय जी से नहीं चलेगा, राहुल गांधी जी को भेजो तब कुछ काम बनेगा। ये कह रहे कि नहीं अजय राय जी काफी हम माथे पर हैं, तिलक विलक लगा के बहुत बढ़िया से फोटो वोटो मस्त आएगी। लेकिन एक बात कौशिक जी, हमने ये भी तो पढ़ा है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है कि नहीं, कहानी कुछ और है। नहीं, बिल्कुल चावला साहब आप सही कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के साथ लगातार 2 मीटिंग, पहली मीटिंग में कोई निष्कर्ष न निकलना, दूसरी मीटिंग अचानक कैंसिल कर देना। कांग्रेस की तरफ से यही इशारा करता था कि निश्चित तौर से बहुजन समाज पार्टी के साथ कुछ उनकी स्थिति पकड़ रही है। और ये आप देखिए, दोनों बातों से भी नुकसान होने वाला है। यदि समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन में रहती है और बहुजन समाज पार्टी अलग चुनाव लड़ती है तो भाजपा को फायदा। जब इंडी गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों आती हैं तो तुष्टिकरण की राजनीति के जो आरोप लगेंगे, निश्चित तौर से बीजेपी बड़ा बैटिंग करेगी वहां पर। और सबसे महत्वपूर्ण डेढ़ श्री राम मंदिर को लेकर के जो कांग्रेस का डिसीजन हुआ, कांग्रेस के तमाम नेता इससे असहमत हैं। ये भी भूदेव शर्मा जी को पता होगा, व्यक्तिगत तौर से शर्मा जी भी असहमत होंगे, लेकिन प्रवक्ता होने के नाते निश्चित तौर से उनको बातें राष्ट्रीय नेतृत्व की माननी पड़ेगी और वो कहनी भी पड़ेगी। बहुजन समाज पार्टी की भूमिका को आप निर्लक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं कर सकते, चाहे वोट प्रतिशत 12% रह गया हो, चाहे उनका विधायक 1 हो, लेकिन फिर भी बहुजन समाज पार्टी का वोट आज बहुजन समाज पार्टी के नेता मायावती जी के इशारे पर पड़ता है। बिल्कुल। अब वो कितना % होता है, कैसे होता है, ये सब हम सब लोग जानते हैं। नहीं कौशिक जी, ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत को बहुत करीब से आपने कवर किया है। मैं एक बात समझना चाह रहा था आपसे कि ये नहीं कहा जा रहा कि बहन जी को कितना फायदा कितना नुकसान, मेरी बात समझ रहे हैं? ये पूछा जा रहा है कि भाई इससे किसे फायदा और किसे नुकसान। बहन जी वाला मसला तो बिल्कुल अलग है, अब किसे फायदा किसे नुकसान। मैंने तो कह दिया ना चावला साहब, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में दोनों में हाथों में लड्डू हैं। बसपा दी जाती है तो समाजवादी पार्टी को बाहर होना पड़ेगा, और समाजवादी पार्टी बाहर से लड़ती है तो बीजेपी को फायदा, बहुजन समाज पार्टी बाहर से लड़ती है तो बीजेपी को फायदा। और हमेशा आप देखिए बहुजन समाज पार्टी की नेता के बारे में यदि आप पिछला समीक्षा करेंगे तो बड़ा स्पष्टता के साथ वो चीजें रखते हैं। वो अखिलेश यादव जी की तरह नहीं है जो अभी मायावती जी ने कहा, कल कुछ कह दिया, शाम को कुछ कह दिया, परसों कुछ और कह दिया। निश्चित तौर से वो एक संदेश है। जब बहुजन समाज पार्टी के नेता के खिलाफ अखिलेश जी ने बोला तदा तक जो चौकिए 24 घंटे नहीं लगे अखिलेश यादव को परखने में। नहीं, ये बात की मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि जो बात कहनी है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, वही कांची राम जी वाला जो उनका स्टाइल है,
ना इधर की ना उधर की, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई भी हो। चावला साहब सबकी चीजें देख लेते थे, हाँ। ठीक है, नुकसान होगा फायदा होगा, लेकिन मायावती जी नहीं देखती, नुकसान होगा मास्टर तो होगा, साहब। फायदा होगा तो होगा। मैं आता हूं आपके पास कौशिक जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। मास्टर साहब कैसे हैं आप? बात बढ़िया हूँ जनाब। और मैं तो सबसे पहले आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से आज माननीय बहन जी के 68वें जन्मदिन पर, जिसे हम जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते हैं, और आज हम लोग कार्यक्रम में रहे हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सर्व समाज, बहुजन समाज सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं और बहन जी को मंगल कामना करता हूं उनकी दीर्घायु के लिए और तटस्थ होकर के अपनी बात रखने के लिए। मास्टर साहब, माननीय बहन जी इधर उधर की बात नहीं करती हैं। हाँ। और अभी आपने माननीय कांशीराम साहब का जिक्र किया जी, वो वास्तव में हर अल्फाज पर सिद्ध हो जाता है कि माननीय कांशीराम साहब की अगर शिष्या है तो माननीय बहन जी है, जो बिल्कुल तटस्थ होकर के फैसला लेती है। लेकिन मास्टर साहब ये कांग्रेसी नेता कह रहे हैं कि हमें पहले से ही मालूम था कि बहन जी क्या करेंगी, तो ये मिस कॉल क्यों मार रहे थे आप लोगों को? जब मालूम था कि क्या होने वाला है तो ये मिस कॉल मार के क्या हासिल कर रहे थे? देखिएगा, मैं टीवी 9 पर बात कर रहा था, हमने कहा कांग्रेस वालों को दिल खोल करके बात करना चाहिए था। तो अमिताभ अग्निहोत्री साहब ने कहा, अरे भाई कांग्रेसी हो, अपना हार्ट ऑपरेट करा लो और चौड़े दिल से बात करो। तो ये मिस कॉल मारना तो जाने ये, लेकिन मंशा ठीक नहीं है, ये बिल्कुल जग जाहिर है। अच्छा, गलत नियत से मिस कॉल मार रहे थे आपको? मैं बता रहा हूँ, बाबूजी जगजीवन थे, उनका पूरा सदुपयोग किया, लेकिन कभी उस आदमी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। और जहां बैठ करके हम लोग चर्चा कर रहे हैं दिल्ली में, दिल्ली में चौधरी प्रेम सिंह को बार बार कांग्रेस ने इस्तेमाल किया कि इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन वोट तो आप लोग क्या चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा ऐलान कर दें और उसके बाद आप यही चाह रहे थे? जी नहीं बन सकती प्रधानमंत्री। क्यों नहीं बन सकती? उनको देखिए, हाँ बिल्कुल आपकी बात जायज है, बन सकती है। क्योंकि जब देश ने, पूरे भारत ने और भारत से बाहर भी विदेशों ने भी जब ये देख लिया कि उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरीके से चलाई, नहीं तो आप मास्टर साहब दो बातें हैं, दो बात, या आप इस बात को लेकर नाराज थे कि भैया बहन जी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए ऐलान करिए, या फिर इस बात को लेकर कि ये सपा को साथ लेकर क्यों चल रहे हैं? हमारा सपा से कोई लेना देना नहीं तो गिरगिट है ना वो, आप कह रहे हो है। तो देखिएगा, गिरगिट अभी मैंने नहीं कहा, लेकिन हाँ मैं ये बात जानता हूँ कि अगर आज मैं देखूं तो हालत उनकी बहुत अच्छी नहीं है, और ये सारा जमाना जानता है। ये ठीक, मैं जरा प्रमुख साहब के पास जाऊं। तो हाथ ठीक है ये लोग। ठीक, मास्टर साहब एक मिनट आ रहा हूं। प्रमुख साहब कैसे हैं आप? अच्छा हूं तिलक सर। प्रमुख साहब, मकर संक्रांति पर लोग जो है खिचड़ी बनाते हैं, आपने लड्डू के ऑर्डर कर दिए, वही मोतीचूर के, कहा कि भैया खिचड़ी है, बाद में प्रोग्राम कैंसिल, पहले मोतीचूर के लड्डू लाओ। बहन जी के जन्मदिन पर सबको मोतीचूर के लड्डू भाजपाइयों ने खिलाए, कहा कि मोतीचूर के लड्डू सबको पैक करके भी दो। आपने भी सुनने में आया कि मोतीचूर के लड्डू बांटे हैं आज। प्रमुख साहब देखिए सर, सबसे पहले तो आज बहुत बड़ा पर्व है जी, और पर्व की बधाई पूरे चैनल को, समस्त को, जितने हमारे दर्शक हमें देखेंगे, बात तक जहाँ तक हमारा ये लाइव जाएगा, सबको बधाई, शुभकामनाएं इस महा पर्व के लिए, मकर संक्रांति के लिए। और आज बड़ी बात ये भी है कि बहन जी देश की बड़ी नेता है और उनका भी बड़ा दिन, और बड़े समाज को प्लान करती हैं। सारे देश में उनकी पार्टी अच्छे स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराती आई है। उनको भी बधाई और शुभकामनाएं, ईश्वर से प्रार्थना है कि उनको अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करे। नहीं, बात तो सही है, ये तो बताओ कि मोतीचूर के लड्डू क्यों बांटे? कौशिक जी मुझे बता रहे थे, कह रहे आज प्रमुख साहब ने जैसे ही ऐलान हुआ मोतीचूर के लड्डू बांटे हैं पूरे मोहल्ले में। नहीं देखिए सर, ये मोहल्ले की बात नहीं है, देश की बात है आज। और देश की क्या, मैं तो कहता हूँ कि पूरे विश्व की चर्चा का
स्तर की बात है कि अब ये भारत की बात नहीं होती, जब भारत से कोई बात नहीं बनती है तो पूरी दुनिया तक जाती है। जो विकसित कंट्रियां बड़ी बारीकी से नजर रखती है कि भारत में क्या होने वाला है और भारत में क्या हो रहा है। नहीं, आप क्यों इतना खुश हो कि मायावती ने ये मना कर दिया कि हम इंडिया गठबंधन का हम अकेले लड़ेंगे? आप क्यों खुश हो? कौशिक जी ये जानना चाह रहे हैं, कह रहे इतना बताओ कि आप क्यों खुश हो इतने, आपके मन में लड्डू क्यों फूट रहे हैं? मोदी जी बड़े सुलझे हुए हमारे गुरु जी हैं। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया है। उन्होंने हमारे लिए क्वेश्चन इसलिए नहीं छोड़ा कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमें इससे ज्यादा खुश होने की या नाराज परेशान होने की बात ही नहीं है। ये तो क्या था, ये तो कांग्रेस का गेम था। और कांग्रेस में फिर कहता हूँ कि क्षेत्रीय पार्टियों का गेम बजाना चाहती है और धीरे धीरे बजा रही है। उसे पता है कि 2024 में कहीं से कहीं तक नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि 24 में क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म नहीं मास्टर जी, मैं नहीं समझ पा रहा भाजपा इतना खुश क्यों है? चाहे वो बसपा हो चाहे वो अन्य दल हो। नहीं, एक मिनट प्रमुख साहब, ये बात जरा क्लियर हो जाए, मैं इस बात को समझना चाह रहा हूँ, ये भाजपा इतना खुश क्यों है आज? देखिएगा, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती समाज के बहन बेटी है और उनके जन्मदिन पर जो भी खुशहाली महसूस करते हैं वो धन्यवाद के पात्र है। पूरा देश वास्तव में माननीय बहन जी का जन्मदिन मना रहा है, तो इसमें तो कोई वैसी बात नहीं है सोचने की। अधिकार है उनका भी जन्मदिन मनाने का, पर बहुत बड़ी नेता है, उन्होंने स्वीकारा है। एक मिनट प्रमुख साहब, बहुत लोग हमारे बाहर से भी खुशी मना रहे हैं। प्रमुख साहब, ये तो अभी भी कह रहे हैं कि हमें मालूम था, कांग्रेस ही कह रहे हैं हमें मालूम था। ये 2% वाले कह रहे हैं कि आए ना आए बहन जी कोई फर्क नहीं पड़ता है। उत्तर प्रदेश में 2% है, लेकिन कह रहे कि वो जो 20% वाले हैं वो आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे मेरी बात प्रमुख साहब? लेकिन बहन जी ना आए इससे बहुत ज्यादा खुश आप दिखाई दे रहे हैं। नहीं तिलक सर, मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, ये कोई ऐसी नहीं हितातिशोक्ति वाली या कोई ऐसी और कॉन्फिडेंस वाली बात ना दया कि कांग्रेस से अब गुस्सा नहीं आता, सहानुभूति है। अब हम राहुल जी के लिए या उनके लिए लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि इतनी ठंड में, इतनी सर्दी में, इतने कम टेम्परेचर में वो डुबकियां लगा रहे हैं। इंदिरा जी ने कभी बाबर की कबर पर जाकर सलाम किया था, ये नेटवर्क की किताब क्लियर करती है। और आज राहुल जी ने आकर मंदिर के लिए डुबकी लगाई है, ये सनातन की ताकत है। आडवाणी जी भी किसी की कब्र पर गए थे, याद है कुछ? जताना चाहती थी, वो जता दिया, साबित कर दिया। आडवाणी जी भी किसी की कब्र पे गए थे माथा टेकने। देखिए, माथा कभी नहीं टेका, बड़े सच के साथ कह रहा हूं मैं। माथा टेकना ये होता है जो कबर पर लिखा है, नटवर की बुक निकाली और उसका सारा पेज नंबर क्लियर कर। किसकी कब्र पर गए थे आडवाणी जी? तो बहुत बड़ी बात है। आडवाणी जी किसकी कब्र पर गए थे? वो सब जानते हैं कौन सी बुक है, सारे नाम है, सारी चीजें उसे क्लियर कर दीजिए। प्रमुख साहब, अब आडवाणी जी को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है। एक दूसरे के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बड़े नेता ऐसी जगह। नहीं तो आप इंदिरा गांधी को बीच में ला रहे हो, मैंने तो आडवाणी जी पर सवाल पूछ लिया। नहीं प्रमुख साहब, गुस्सा मत कीजिए। कलावा नहीं बनता। नहीं, आप आडवाणी जी को ब्राह्मण नहीं बन सकते। आप बहुत से देश को धोखा देता है बहुत लंबे समय तक, ये शक्ति समझना है, ये क्लियर है, यही लड़ाई है बस। अच्छा, मतलब क्या ब्राह्मण, मतलब वो आप तो रामदेव जी वाली बात कर रहे हो कि ये ओबीसी फिर ओवैसी हो जाएगा, फिर वो ब्राह्मण। खैर कोई बात नहीं। विषय अभी सिर्फ इतना था जो मैं समझना चाह रहा था, किसे फायदा किसे नुकसान। कौशिक जी जल्दी से आप, फिर भूदेव भाई आपके पास आ रहा हूं कि ये जो मायावती, जो भले ये कह रहे कि भैया जो 12 तारीख वाली बैठक थी कौशिक जी, वो टल गई थी कांग्रेस के साथ सपा की। अंदर की बात यह है कि जो बैठक टली थी, मायावती जी का सिग्नल नहीं आया था, जिसका कांग्रेस बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अब सरयू में गोते खा रहे हैं। नहीं कौशिक जी, सरयू में गोते खा रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, हमें तो जरूरत ही नहीं थी, हमें तो पहले ही से ही मालूम था कि बहन जी क्या करेंगी। कौशिक जी देखो तिलक जी, जन्मदिन है आज मायावती जी का। अखिलेश यादव ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं तो सम्मान, पर खड़गे साहब की तरफ से शुभकामनाएं नहीं आई। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि यदि कोई खिचड़ी पक रही थी कांग्रेस के हिसाब से,
वो कांग्रेस अपने हिसाब से खिचड़ी पकाने में असफल रही। हाँ। जन्मदिन की शुभकामनाएं तो मुझे लगता है हर नेता को देनी चाहिए। हाँ। और देखिए, जितना भी कुछ मायावती जी ने अखिलेश जी के खिलाफ कहा हो, लेकिन अखिलेश जी ने फिर भी जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने भी शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन खड़गे साहब इस शुभकामनाओं से दूर रहे हैं, तो इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा सकते हैं। हाँ। जहां हमारी पीछे के प्रदेश से बात चल रही हो, सहमति असहमति दोनों हो सकती है, लेकिन जन्मदिन की शुभकामनाएं देखिए, मुझे लगता है कि असहमति को भी सहमति में बदला जा सकता था। हाँ। कांग्रेस को ये पता है कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी को साथ लेकर के चलने में कांग्रेस को फायदा है। जो स्थिति कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में है वो सारे लोग जानते हैं। प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई, इनसे पूर्व भी प्रदेश अध्यक्ष थे। हाँ। पूरे प्रदेश से संगठन का चुनाव नहीं हो पाया। नहीं, ये बात तो सच है ना कौशिक जी कि भाई ये मसला सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश की बाहर की सरहदों में कई राज्यों में बहन जी का प्रभाव है, इसको कोई नकार नहीं सकता, चाहे वो 1% ही वोट क्यों ना हो। प्रभाव तो है कई राज्यों में, और समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश तक प्रभाव सीमित है। देखो, मध्य प्रदेश के चुनाव में हाँ। जो राहुल गांधी जो अखिलेश यादव जी ने आक्रामकता दिखाई थी, उसकी हवा तो कांग्रेस ने निकाल दी ना। अखिलेश यादव ये समझ रहे थे जब लोकसभा का चुनाव आएगा, हाँ। तो जिस लहजे में मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बात की है, उस लहजे में हम भी कांग्रेस से बात करेंगे। हाँ। हाँ। एक मीटिंग होती है, उसमें कोई निर्णय नहीं, ठीक कौशिक जी। दूसरी मीटिंग होती है तो आप देखेंगे कि आधा घंटे पहले बताया जाता है कि मीटिंग नहीं हो गई है, क्योंकि हमारे जो प्रभारी उन्होंने होमवर्क नहीं किया है। तो ये दिखा दिया कौशिक जी। अखिलेश यादव जी ने ये कहा था कि 14 जनवरी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ तो मैं सीटों की घोषणा कर दूंगा। क्या हुआ? आज तो 15 तारीख हो गई। तो अखिलेश यादव को जो कांग्रेस बड़ी पार्टी है, और मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, कांग्रेस के दोनों हाथों में लड्डू हैं जी। तो अखिलेश यादव जो समझ रहे थे मध्य प्रदेश के चुनाव के समय के बयान आप देखेंगे, तो जो कुछ हम चाहेंगे उस प्रदेश में वही होगा। नहीं तो बहन जी ने गिरगिट शब्द का इस्तेमाल किया, नहीं कर पा रही है जो बात जी। गिरगिट वाला मसला भी आ गया ना। नहीं, बिल्कुल गिरगिट वाला तो देखिए, ये तो सारे लोग जानते हैं। हाँ। कि अखिलेश यादव जो राजनीति कर रहे हैं निश्चित तौर से स्थिर है ही नहीं, मैं तो कहूंगा अस्थिर नेता है। किसी भी घटना पर या कोई भी वाक्यांश पर जब बात चलती नहीं उनके आगे, 1 महीने 2 महीने 15 दिन, किसी पर टिकते ही नहीं है वो। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण बात कही कौशिक जी। आ रहा हूं आपके पास। जो बात मास्टर जी ने कही वही बात लगभग आपने कह दी। भूदेव भाई, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। मास्टर जी कह रहे हैं दिल बड़ा करना चाहिए था आपको, दिल खोलकर है, वो बाईपास वाला मसला था। आपको सर्वमान्य नेता के तौर पर मायावती जी को आगे कर देना चाहिए था, और फिर आपकी होती बल्ले बल्ले। मतलब ग्रह दशा होता है ना, मकर संक्रांति के बाद राशि बदलती है, आपकी भी राशि बदल जाती। मास्टर जी ये समझा रहे हैं, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं, पुराने जमींदार आदमी हो। नहीं तिलक जी, देखिए, हाँ। ये एक लोकतंत्र है, इसमें सांसद चुन के आएंगे, वो अपने दल का नेता चुनेंगे। हाँ। और यही होता आया है। जो प्रधानमंत्री होता है वो तो एक चेहरा होता है प्रधानमंत्री का, लेकिन जो विपक्ष में पार्टी होती है वो तो कभी प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करती। वहां तो सांसद जो चुन के आते हैं वो अपने दल का नेता चुनते हैं, वो एक है। नहीं तिलक जी, ये बिल्कुल है, वो एक अलग मसला है, तो उस पर हो सकता है। नहीं, मैं तो कुछ बोला ही नहीं। आप कह रहे हो सांसद चुनते हैं प्रधानमंत्री, मेरे को हंसी इस बात सांसद चुनते हैं, सांसद। मास्टर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मास्टर जी, तो यही नियम होता है लोकतंत्र का, तो यही मास्टर जी नियम तो होता है। लोकतंत्र में सब जितने भी दल हैं उनकी सबकी सहमति से सारे। मास्टर जी कह रहे हैं सांसद चुनते हैं प्रधानमंत्री, जवाब में नहीं आया जाएगा। मास्टर जी कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री जो चुनते हैं वो सांसद चुनते हैं। तो क्या हुआ बहन जी, सांसद भी नहीं, तुम लोगों की वजह से माने बहन जी को संसद छोड़नी पड़ी, ये कहकर के कि जब मैं सदन में अपने समाज के हित की बात नहीं कर सकती, उनके न्याय के लिए बात नहीं कर सकती, तो फिर जो मतलब मेरा यहाँ रहना क्या उचित है? और माने बहन जी ने वो छोड़ दिया। हाँ। छोड़ी तो सांसद थी तभी तो संसद छोड़ी, आपने पहले बना दिया क्या? नहीं, आपने कहा कि इनको दिल बड़ा करना चाहिए था। मतलब कांग्रेसी कैसे दिल बड़ा करते हैं मास्टर साहब, मैं समझा नहीं। देखिएगा,
हम सीधी सीधी बात जानते हैं हाँ। कि इस देश में माननीय बहन जी के अलावा एक भी राजनीतिक दल का कोई भी मुखिया अपने वोटर की वोट को ट्रांसफर नहीं करा सकता है। केवल मात्र माननीय बहन जी अपने वोटर को जिस तरह से आदेश करती हैं, वो वोटर वोट ट्रांसफर कर देता है। तो फिर 2019 में आपने वोट ट्रांसफर क्यों नहीं करवाया समाजवादी पार्टी के पास? नहीं तो समाजवादी पार्टी किस आधार पर जीती? नहीं तो आप 10 जीते ना सर। धर्मेंद्र यादव बदायूं से हारे, धर्मेंद्र यादव बदायूं से हारे, उनके परिवार नहीं मास्टर साहब आप 10 जीते, उनको क्या मिला? किनको? अखिलेश यादव को। मेरा मानना यह है अखिलेश यादव जी की जो 5 वोट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए जी, वो भी बसपा की बदौलत आए, क्योंकि जहां जहां पर इस्लाम मत का वोट और दलितों का वोट ठीक अच्छी तादाद में था। प्रमुख साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रमुख साहब जल्दी से आपने तो मास्टर साहब भूदेव शर्मा को खामोश कर दिया। आज तक कभी हमने खामोश नहीं देखा भूदेव भाई को, आपने तो भूदेव शर्मा को है बिल्कुल बोलती बंद आज मसला। प्रमुख साहब कुछ कहना चाह रहे, फिर शिल्पी जी भी जुड़ गई हैं। प्रमुख साहब सर बड़ा गहन क्वेश्चन साजम वाजपेयी जी साहब कर रहे थे कि वो वोट ट्रांसफर वाली बात मैं बताता हूँ। ये जो वोट ट्रांसफर की बात है, अखिलेश जी के वोट ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिले थे एमपी से ज्यादा गठबंधन में। बता रहे हो आपको, क्लियर करा दो, सर्वे करा दो, ये क्लियर हो जाएगा। अखिलेश जी की कवर कहां से बनी थी? जो MY का समीकरण है, इन यादवों के बात पर आप पूछते थे, बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को मिले थे। बहन जी ने इनके साथ कभी धोखा नहीं किया। ये लोग अपनी करनी को सिर पर पोषते हैं दूसरे के। अच्छा, ये बहन जी को लेकर मतलब बिल्कुल इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्या चक्कर है प्रमुख साहब? ऊपर से मोतीचूर के लड्डू अलग बनवा रहे हो। बात आई मौके की, आप एक बात आई मौके की, मुझे उसमें कहना पड़ा सर। ठीक, भूदेव भाई जल्दी से ये बात क्लियर करिए, फिर मैं शिल्पी जी के पास जा रहा हूँ। सपा का वोटर जो है वो सपा में रूट होकर वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया था, जिसे अपना नहीं। अभी एक और मॉडल है बहन जी के पास, वो सबसे बड़ा मॉडल है, वो सबके पसीने छुड़ा देता है। मैं उस मॉडल का जिक्र करूंगा अभी। 1 मिनट पहले भूदेव शर्मा जल्दी से आप, फिर शिल्पी जी जुड़ गई है, मैं शिल्पी जी के पास जाऊंगा जल्दी से। भूदेव शर्मा वो ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग जो है समझ नहीं पाए खेल। नहीं तिलक जी, खेल क्या है क्या नहीं है ये तो मायावती जी खुद ही बता सकती हैं। अभी तो आपने बताया क्या खेल चल रहा है, या ईडी सीबीआई से डर है, या फिर उनका जो भी है, जो भी मसला है वो खुद जानती हैं। अच्छा, हमारा काम सिर्फ इतना था कि आज गठबंधन में अगर कोई आप बार बार ये साबित क्यों करने पे तुले हो जो है आपके साथ नहीं है वो से ईडी सीबीआई का डर है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल तिलक जी, देखिए आज ईडी सीबीआई का डर दिखा करके ही तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को खत्म करने का काम कर रही है। अभी प्रमुख जी कह रहे थे कि क्षेत्रीय दलों को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ पर भी ईडी सीबीआई खत्म करने का काम किया है, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो बिहार हो, जहाँ पर भी ठंड में भी गर्मी का एहसास हो रहा है। ये सर्दियों में डुबको लगा रहे हैं, ये सीबीआई की गर्मी है, ईडी की गर्मी है, ये लोगों की गर्मी है। प्रमुख साहब को ये बोलो कि बीच में बोलने की आदत ये खत्म करें। ये जो बीच में बोलते हैं ना, ये ना बोला करें। भूदेव भाई, अरे आजकल भूदेव जी का अच्छा आप ये कह रहे हो ये अच्छा ये इतना तो मानते हो भूदेव भाई? जल्दी से भूदेव भाई जल्दी से ये बताओ, ये तो मानते हो ना कम से कम कि आप जो है बीजेपी को इसका फायदा होगा? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पे आज बीजेपी के फायदे के लिए ही मायावती जी ये सब कर रही है, डर रही है। ईडी सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है, मायावती जी तौर पे दिखाई दे रहा है। भाई ये मैं नहीं कह रहा, ये देश की जनता। अरे प्रमुख साहब अगर आप बीच में बोलते हो तो आप बोलो। आप छोड़कर ये क्या है? आप नहीं डरे जब सीबीआई ईडी आपको सोनिया को राहुल जी को जेल नहीं भेज पाई तो मायावती जी को क्या खतरा है? आप दूसरे पर क्यों फेंकते हैं? अपनी बताइए ना, अपनी बताइए, आप क्यों नहीं कर रहे? जब आपने जो है जिसने सबसे ज्यादा चोरी की है, जिनमें सबसे ज्यादा मुकदमे हैं, तो बहन जी की तरफ का भी सीबीआई इतनी गई भी नहीं है। क्यों बेवजह के क्वेश्चन से डिबेट को घुमाना चाहते हैं आप?
नहीं प्रमुख साहब आप जवाब दीजिए ना। नहीं आप देखिए, मास्टर जी भी आक्रामक हो रहे हैं, आप भी आक्रामक हो रहे हैं, भूदेव भाई अकेले पढ़ रहे हैं। एक मिनट शिल्पी जी को मैं कार्यक्रम में ले आऊं जरा। एक मिनट बात करते हैं, ये हर बार बीच में बात करने की बात करते हैं, हर बार बीच में बोलते हैं। अरे किसी और की भी सुनना सीखिए, अगर आपको सुनने की क्षमता नहीं है तो आप डिबेट में क्यों बैठते हो? एक मिनट भूदेव भाई एक करके प्लीज शिल्पी जी बहुत देर से वेट करें, शिल्पी जी के पास जाने दीजिए आप। एक मिनट शिल्पी जी मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी एक कहावत के साथ कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। भूदेव भाई अब एक मिनट सुन लो ना, आपके साथी अलायंस पार्टनर आ गए जिनको आपने कहा था कि 12 तारीख को आना, आप लोग भाग गए। एक मिनट आप भूदेव, अब सिर्फ शिल्पी जी का ऑडियो रहेगा, शिल्पी जी का बहस नहीं 12 तारीख को बुलाया, अखिलेश यादव लिस्ट मांग रहे थे, आप कुछ और मकर संक्रांति पर खिचड़ी पकाने की सोच रहे थे। आपने कहा कि बहन जी सिग्नल दे दे फिर उसके बाद तय कर देंगे। पहले 12 को बुलाया, फिर 15 पर भी नहीं हुआ था। एक मिनट शिल्पी जी, एक कहावत और भी, अंगूर खट्टे हैं। आप जैसे नहीं मिले तो अंगूर खट्टे, भूदेव भाई कह रहे हैं तो हमें पहले से तय था। लेकिन एक बात, ये गिरगिट वाली बात कहां से आ गई? ये तो देखिए मायावती बहन जी जो हैं उनकी अपनी माया है। हाँ। वो जो चाहे वो कह सकती हैं। हाँ। हमारे नेता ने एक सीधी सी बात कही है कि उनको जो करना हो करें, लेकिन हमारा कोई भी कैडर उनके प्रति मिसबिहेव नहीं करेगा। तो मैं उन पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी तो नहीं करना चाहती। अब उन पर दबाव है या ये उनका नेचर है, कुछ भी इसको कह सकते हैं। ठीक क्या है ये बेहतर मायावती जी जाने। ऊट पटांग बोलना उनको शोभा देता होगा, बड़ी हैं हमसे, हम लोग इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहते। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। लेकिन आपको ये तो मालूम था ना कि वो कुछ खिचड़ी पक रही है कांग्रेस और बीएसपी के बीच में, ये तो इतनी तो महक आ गई थी आपको? नहीं, कांग्रेस और बीएसपी में नहीं मच रही, कुछ खिचड़ी नहीं पक रही होती तो पिछली डिबेट में भूदेव जी हम पर इतने आक्रामक थे, आपने देखा था ना। नहीं 12 तारीख को तो बुलाया गया था ना आप लोगों को, कहा था, फिर हम कह रहे कि हमारी फ्लाइट मिस हो गई, कोई बैठक में नहीं पहुंचा, बोले कि चाय में पानी कम था, इस तरह की बातें हो रही थी। हमारे नेता का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है, शुरू से स्पष्ट है। क्या? और उन्होंने बहुत अच्छे से कहा था, उस दिन भी ये कहा था कि गारंटी कौन लेगा इनकी गारंटी। और आज देखिए उनके तो अपने बयानों की ही कोई गारंटी नहीं तो आप लोग भी तो लिस्ट मांग रहे थे ना, कांग्रेस ने दी क्या लिस्ट? कांग्रेस, अरे आज तो मेरी कांग्रेस के एक व्यक्ति से बात हुई है, मैं अभी नाम नहीं लूंगी, सीनियर इनके यहाँ के व्यक्ति हैं। हाँ। और उन्होंने कहा कि ये कुछ करना ही नहीं चाह रहे हैं, हमारी पार्टी कुछ गंभीर ही नहीं है। कहाँ गंभीर नहीं? अच्छा, सर्दी के मौसम में भूदेव भाई ने डुबकी लगवा दी अजय राय जी को सरयू में, आप कह रहे हो गंभीर नहीं है? अरे डुबकी लगाएं या कुछ भी करें, वो कुछ भी करें, हाँ, कुछ नहीं होना, नहीं होगा। कांग्रेस के जो तेवर थे और कांग्रेस ने जिस तरीके से इस पूरे गठबंधन को अच्छा बहन जी ने किसका खेल, मेरे को किसी ने विश्वसनीय सूत्रों ने बताया, प्रमुख साहब ने आज पहले खिचड़ी का प्रोग्राम था रखा था, इन्होंने कहा खिचड़ी वाला कैंसिल करके मोतीचूर के लड्डू बनवाओ। किसे ये समझ में नहीं आया। वो तो बहन जी हमेशा से एक ही पार्टी का काम आसान करती हैं, जहां वो जाकर राखी बांधती रही हैं। हाँ। तो कौन सी नई बात है, कभी भी कोई नया। मास्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मास्टर साहब का भी स्वागत है। मास्टर साहब का ऑडियो। जो चैनल पे बैठी है डिबेट में, ये भी हमारी बहन बेटी है। हाँ। माननीय बहन जी ने कभी भी ऊट पटांग कोई भी शब्द नहीं बोला, लेकिन जो सच्ची और अच्छी बात होती है वो दूसरे लोगों को कुछ चुभा करती है। अगर मान लीजिए बहुजन समाज पार्टी, हमेशा नेचुरल सिस्टम है बहन कि समझौता होता है तो मजबूत से होता है, और बसपा से ज्यादा मजबूत इनमें कौन? वोट परसेंटेज के हिसाब से देख लो। चले तो गए। और बहन जी बात सुनिए, जब गठबंधन होता है तो वो मजबूत से होता है, तो जाहिर बात है कि बहन जी ने सबसे मजबूत के साथ गठबंधन कर दिया। बहन जी बात सुनिएगा, मैं बता रही हूँ। बहन जी बात सुनिएगा, जब हम शुरू से ये कहते आ रहे हैं
कि हमारा किसी के साथ समझौता नहीं होगा, हम गठबंधन के आधार पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम एक तरफा अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेंगे, तो फिर बार-बार गठबंधन में दल है, जितने भी राजनीतिक दल है, वो लोग जो है इस तरह की टिप्पणी क्यों आप करते हमारे हैं? वोटों से अपने 10 सांसद बना पाए हैं, आप हमारे वोटर से बना पाए हैं। ये कहना आप छोड़ दीजिए कि बहन जी सारे वोट ट्रांसफर कराती हैं, वो किसी के ठेकेदार नहीं है, वो किसी के ठेकेदार नहीं है। समाजवादी पार्टी ने लॉस उठाया, आप लोगों के साथ, आप पीड़ित लोगों के साथ गठबंधन करके, तो हम शुरू से कह रहे हैं और हमें पता है कि मायावती का कोई गारंटी नहीं है। हमारे नेता ने जो उस दिन कहा आज वो साबित हो गया, मायावती की गारंटी कौन लेगा, कांग्रेस परेशान थी। हमें तो इनकी वस्तु स्थिति पता है कि ये किसी के साथ नहीं है। इन्होंने मान्यवर काशीराम का दलित मूवमेंट और हमने सबके इनकी क्या गारंटी है? मायावती जी अपने वो कहते हैं पीछे नहीं है। मान्यवर काशीराम के परिवार को किनारे हटाने वाली वो महिला आज अपने भतीजों को अगर अपनी पार्टी सौंप रही है, आप लोगों को आप ब्राह्मणवाद बोल रहे हैं, मानव काशीराम साहब के जितने संस्कार हुए बात उनके खत्म कर दिया और जिस धन को तुम मानते हो उस धन के आधार पर हुए। अब आप मान्यवर का नाम न लें। आपने दलित मूवमेंट को जितना डैमेज पहुंचाया उतना किसी ने नहीं पहुंचाया। मैं दलित बिरादरी से आती हूँ और मैं आपसे कह रही हूँ, आपके मुंह पे कह रही हूँ कि बचपन से ज्यादा नुकसान दलित मूवमेंट को किसी ने नहीं पहुंचाया। आप लोग दलितों के ठेकेदार नहीं है। एक मिनट प्लीज एक मिनट स्पष्टता शुरू से स्पष्ट, एक मिनट शोर नहीं, एक मिनट शिल्पी जी प्लीज, मास्टर साहब एक मिनट। मायावती के एक ट्वीट पर एक रीट्वीट हुआ प्रमुख साहब, और उस एक रीट्वीट ने पुराने जख्मों को ताजा कर दिया। वो रीट्वीट क्या था? चढ़गुंडन की छाती पर मोहर लगेगी डैश डैश डैश, और उस नारे ने यह स्थिति साफ कर दी कि बहन जी पीछे नहीं। ये थोड़ा सा चेंजिंग होगा तिलक सर। हाँ, प्रमुख साहब नया देंगे। कमल का फूल आ गया, क्योंकि गुंडों की छाती पर अब कमल का फूल चढ़ा हुआ इस समय पूरे देश में। अच्छा, बहन जी का नारा ले लिया। का अधिकार भी कमल को मिला है। हाँ, बहन जी का गुंडों की छाती पर अब मोहर लगेगी कमल के फूल पर, क्योंकि गुंडों को, क्रिमिनलों को और कमल का फूल नहीं मिल रही छुपने के लिए। कमल का फूल क्या हाथी लेकर आएगा? 3 बलात्कारी बिल्कुल लेके आएगा और लेके आएगा। अच्छा, एक मिनट एक दिलचस्प पहलू, फिर उसके बाद प्रमुख साहब पूरा वक्त आपको। दिखा दो आप, एक मिनट। जो बलात्कारी पकड़े गए भारतीय जनता पार्टी के हैं, अगर शर्म आती हो तो पता कर लीजिए। आपकी सभा में तो ताकत होगी ना कि 20 संसदीय क्षेत्र में क्या स्थिति है कानून की, क्या लॉ एंड ऑर्डर है, क्या गुंडे भारतीय जनता पार्टी में जाकर बैठ गए हैं, सारे एक मिनट। पार्टी में बैठ गए हैं, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक उनकी फोटो है। अरे शर्म करिए, किसको गुंडा कह रहे हैं भाई? प्रमुख साहब क्यों भारतीय जनता पार्टी की धरोहर हो गए हैं, बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी की धरोहर हो गए हैं। IIT-BSc की छात्रा का बलात्कार करने वाले भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, कुलदीप सिंह सेंगर भारतीय जनता पार्टी से, चिन्मयानंद भारतीय जनता पार्टी से, साक्षी महाराज भारतीय जनता पार्टी से, बलात्कारी जनता पार्टी एक मिनट आप सबका ऑडियंस है। एक मिनट मैं क्लियर कर देता हूं। एक मिनट बीएसपी के एक और मॉडल का जिक्र करते हैं। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए। क्यों गुस्सा मत करिए, आराम से। मकर संक्रांति पर इतना गुस्सा क्यों? मेरे हिसाब से डिबेट का हिस्सा रहिए आप, बहनें हमारी सम्मान करते हैं, लेकिन सबके साथ आइए। एक मिनट प्रमुख साहब रुकिए ना, शिल्पी जी प्लीज एक मिनट। नहीं
इनके ऑडियो नीचे, एक मिनट। आप कुछ भी कहिए, बीएसपी के पास एक ऐसा फॉर्मूला है मास्टर साहब, बीएसपी के पास एक ऐसा फॉर्मूला है बहन जी के पास। ये सब लोग चाहते हैं कि बहन जी सामने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ रहे, भले ही चैनल पर बैठकर कुछ भी कहें। क्यों? भूदेव भाई देखिए कितने साइलेंट हो गए, और अगर बहन जी ये बोल देती कि मैं इंडिया गठबंधन के साथ हूं तो सबसे ज्यादा भूदेव भाई सबसे ज्यादा पिछाई होती इनकी। इनको मालूम है कि मास्टर साहब कुछ और मॉडल है या नहीं आपके पास, लेकिन गुड्डू जमाली मॉडल आपके पास है। वो गुड्डू जमाली मॉडल चाहे तो बीजेपी की बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर घोसी का नतीजा। यह गुड्डू जमाली मॉडल जो है यह बहुत खतरनाक मॉडल है। देखिए मास्टर साहब भी मुस्कुरा रहे हैं। देखिएगा, मैं तो मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ ये कि तिलक जी बड़ा स्पष्ट कर देता हूँ, ये साथी भी सुने ध्यान से। हाँ। कि जब आपने शुरुआत कार्यक्रम के में ये जिक्र कर दिया कि भाई 55 सीट ऐसी हैं जो बहुजन समाज पार्टी जीत सकती है, हाँ। जबकि हम अपनी मेहनत पर आमादा हैं और हम समाज को बता भी रहे हैं कि देश उन्नति का सही मैं आंकड़ों पर फाइनल में बात करूंगा, फाइनल कमेंट प्रमुख साहब करूंगा, लेकिन ना मास्टर साहब ये गुड्डू जमाली मॉडल है कि नहीं, ईमानदारी से बताओ। नहीं, देखिएगा मेरी बात सुनेगा, वो गुड्डू जमाली जी के उसमें मैं उलझन में नहीं पड़ता हूँ। नहीं, 80 की 80 लोकसभा सीटों पर ये टेंशन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसीलिए है क्योंकि आपके पास 80 की 80 सीटों पर गुड्डू जमाली है। तो ये टेंशन में रहे, ये ज्यादा जानेंगे गुड्डू जमाली जी को, इनकी चिंता है, लेकिन हमारी चिंता केवल इतनी है। तो ये गुड्डू जमाली मॉडल नगर निकाय चुनाव पर बसपा पहले ही लागू कर चुकी है। ये उत्तर प्रदेश की जनता को देखना है कि बसपा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर काम करती है। भूदेव भाई, गुड्डू जमाली मॉडल से डर लगता है ना आपको? ईमानदारी से बोलना, ये मॉडल डरता है, डर लगता है ना इससे? तिलक जी प्रदेश की और देश की जनता बताएगी, ये मॉडल ये कुछ नहीं होता है। आज ये किसी से छुपा नहीं है कि कौन किससे डर रहा है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को खत्म करने का काम कर रही है, विपक्ष को बचाना है। बहन जी भी डर गई, ठीक है, ओके, एक मिनट। प्रमुख साहब मुझे एक बात बताइए, मैं आंकड़ों पर जिक्र कर रहा था बहन जी की ताकत, यानी कि मायावती जी की ताकत। क्यों आप लोग चाह रहे थे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी की बल्ले बल्ले हो जाए? कुछ आंकड़ों का मैंने जिक्र किया था, और उन आंकड़ों के आधार पर हम कहानी को देखें और समझें तो वो वोट प्रतिशत वाला जो आंकड़ा है जिसे हम दिखा भी रहे हैं, कुल मिला के सारे आंकड़ों पर तो हमने चर्चा कर ली कि 1993 में, 96 में, 2002 में, 2007 में, लेकिन एक वोट प्रतिशत वाला आंकड़ा मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा। इस वोट प्रतिशत, क्यों आखिरकार बहन जी की ताकत कहां छिपी है? वो इस वोट प्रतिशत में, सीटों को छोड़ दीजिए, लेकिन एक वोट प्रतिशत जो ताकत है उनकी, वो क्या है वो देखिए। अब एक बार फिर से 2014 में 20% के आसपास वोट मिलता है बहन जी को, ये आंकड़े स्क्रीन पर 2014 में, इन आंकड़ों को देखते रहिएगा। 20% के आसपास 2014 में वोट मिला, और 2019 में 20% के आसपास फिर वोट मिलता है, और इसके साथ साथ 2017 का आंकड़ा देखिए, जब विधानसभा का चुनाव हुआ तब 23% के आसपास बहन जी के पाले में वोट आता है, और 2022 में 13% के आसपास यह वोट प्रतिशत रहता है। तो यह तो नहीं कह सकते ना कि मायावती के पास ताकत नहीं है। प्रमुख साहब यही चाह रहे थे ना आप लोग कि बहन जी बोले कि हम अकेले लड़ेंगे। लेकिन मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, ये उस क्वेश्चन का जवाब है जो कांग्रेस और सपा के मित्र मास्टर जी से कर रहे थे कि हम सीट क्यों हारे। मैं इसी बात पर जोर दे रहा था, मेरा ये बात तक के साथ साबित कर दिया आपने कि सपा और कांग्रेस अपने कर्मों से हारे थे, ना कि बहन जी की वजह से। नहीं, उनको जो है कमजोर, एक मिनट मैं क्लियर कर देता हूं, एक मिनट प्लीज। अब ऑडियो सबका नीचे सिर्फ प्रमुख साहब का ऑडियो रहेगा, सिर्फ प्रमुख साहब का ऑडियो रहेगा। एक मिनट। लोकसभा के चुनाव में अगर दलित वोटों का मैं जिक्र करूं तो लगभग
11 सीटें ऐसी है जहां पर 25% से ज्यादा दलित वोटर है और लगभग 44 सीटें ऐसी हैं जहां पर 20% से ज्यादा दलित वोटर हैं। और ये आंकड़े बताते हैं कुल मिलाकर 55 सीटें ऐसी हैं जहां पर दलित वोटों का अपना प्रभाव है। प्रमुख साहब गलत तो नहीं कह रहा? तो बहन जी का फैक्टर तो है ही, साबित कर रहा हूं, फैक्टर है ना बहन जी का, इस बात को तो कबूल करिए। नहीं तिलक सर, एक बात बताइए। हाँ, इस देश में राष्ट्रपति दलित है, बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता दलित हैं, तो दलित वोटों पर क्या भारतीय जनता पार्टी का अधिकार नहीं है? सर अभी तो आप कह रहे थे कि हम जातियों की राजनीति नहीं करते, यहाँ बैठ के आप बता रहे हो कि ये भी दलित है, वो भी दलित है। इसमें तुमने जो दलित का नाम किया मैंने बताया नहीं। नहीं, अभी तो आप ये लोग बोल रहे हो ना कि हमारे यहाँ 4 जातियां होती हैं। किसको पड़ता है? आप तो 4 जातियों वाली बात करते हो प्रमुख साहब, अब आप यहाँ पे बता रहे हो कि वो राष्ट्रपति भी दलित हैं, और ऐसा तुम प्रमुख साहब एक बात पे रहो ना। या प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते? नहीं तो मुहूर्त तो हम जैसे दिखाओगे वैसे देख लेंगे प्रमुख साहब, लेकिन एक बात ये है कि मंगल के समय ये चीज हो रही है। आज तो डिबेट चर्चा होनी चाहिए थी, अब राम नाम की चर्चा होनी चाहिए। बोल सकते हो तो हमारे कांग्रेस ये रो रही है, क्लियर हो जाएगा। प्रमुख साहब कुल मिला के, अच्छा कुल मिला के आप ये खुलासा कर ही दो। मैंने आपसे 1 घंटा हो गया, 1 घंटे में आपने बताया नहीं, ये मायावती जी के ऐलान के बाद आपने मोतीचूर के लड्डू का ऑर्डर क्यों दिया? देखिए मैं एक चीज और कहता हूँ। हाँ सर, मोतीचूर का लड्डू बांटने का मतलब है मंगल भवन है मंगल हारी, धर्मवंश दशरथ अजर बिहारी। ठीक। मंत्र महामणि विषय व्याल के बेटक कठिन कोंक भाल के। हाँ। सारे जो है सिस्टम खत्म हुई है और देश में मंगल है, लड्डू बट रहे हैं। और सनातन जिस तरीके की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया का मजबूत खड़ा है सिस्टम पर। 22 तारीख एक बड़ा भव्य प्रोग्राम देश में होने जा रहा है, आप सब आमंत्रित। मैंने बसपा की बात की, आप करें, राम नाम के गुणगान भी करें, भला होगा सबका। कांग्रेस, चलिए कोई बात नहीं, मन में लड्डू अगर किसी के फूट रहे हैं तो कुल मिला के प्रमुख साहब के मन में लड्डू फूट रहे हैं। बीजेपी बहुत खुश है, कोई और खुश हो ना हो, लेकिन प्रमुख साहब कह रहे हैं कि हाँ अब हो गई बल्ले बल्ले। और पता नहीं क्यों भूदेव भाई सर्दी के मौसम में सरयू में डुबकी लगवा रहे हैं वहां, और यहां पसीने से लथपथ हो रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ भूदेव भाई, आज कुछ खफा से। कोई बात नहीं मास्टर जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगता है आप चर्चा में आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया भूदेव भाई आपका भी, देवेंद्र प्रमुख साहब और शिल्पी जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हाथी बनेगा क्या कमल का साथी, ये अपने आप में यक्ष प्रश्न है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि हाथी में अभी भी दम है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।